हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ और उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और प्रेयर्स की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ इतना ही मांग रही हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लिविंग के लिए मुझे सपोर्ट हो सके। आपकी कमेंट्स मुझे मोटिवेट करती रहेगी मेरी ज़िंदगी की ये गंदी सी लड़ाई को सर्वाइव करने के लिए और जीतने के लिए। तो मैं आज आपके कमेंट्स का जवाब देना चाहती हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे एक कमेंट आई थी कि मेरे पेरेंट्स के बारे में जानना चाहते थे कि मेरे पेरेंट्स हैं वो कहाँ हैं और वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो गाइज़, जैसे कि मैंने बताया है मेरे इंस्टाग्राम पे, शायद आपने देखा हो या जिसने नहीं देखा हो उसको मैं फिर से बताना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स में मेरे पापा जो है वो 2005 में ही एक्सपायर हो चुके थे और 2006 में मेरी शादी हुई थी। 2005 में जब मेरे पापा एक्सपायर हो चुके तो मैंने वीडियो में बताया था कल की कि उनकी जो 12वीं होती है उसी से ये सब लोगों की इंटरफियर हमारी ज़िंदगी में स्टार्ट हुई। इन लोगों के ड्रामे और गेम खेलना सब स्टार्ट हुआ। इन हवसखोरों की टोली जो है वो टूट पड़ी थी मुझ पे, मेरी मम्मी पे और हमारी वो डेवस्टेटेड सिचुएशन में। आप जानते हैं कि एक लड़की के लिए उसके पिता की इस दुनिया से चले जाना, घर का एक मोभी होता है, वो जब चला जाता है तो वो फैमिली की सिचुएशन क्या होती है। मैं बहुत छोटी थी, मैं मुश्किल से 18-19 साल की थी और मेरे पापा गुजर चुके थे। और उसके बाद ये लोगों का हमारे घर पे डेरा डालना, हमारे पीछे पीछे पड़ जाना, हमको मेंटली सक कर देना और सब गलत गलत बातें बढ़ा चढ़ा के हमारे पीछे पड़ गए थे शादी के लिए। 2 महीने में ही शादी उन लोगों ने फिक्स कर दिया था। और बात है मेरी मम्मी की, तो वो भी मैंने अगले वीडियो में बताया था कि वो इतने डिप्रेस थे कि उनको खुद का ही होश नहीं था। उनको भी जहाँ बैठने के लिए बोलते वो बैठ जाते, खाना देते तो खाते, नहीं देते तो ऐसे ही अपने सोच में अपने साथ बैठे रहते। ऐसी उनकी कंडीशन थी। और समाज का उनके प्रति व्यवहार रातों रात बदल चुका था क्योंकि एक औरत के पति के चले जाने के बाद और उनकी बेटियां हैं जो उनको संभालना, जवान बेटी को संभालना, ये सब अब आसमान जैसे टूट पड़ा था। वो कंडीशन में इन लोगों ने आना शुरू किया था। 2006 तक मेरी शादी हो चुकी थी और मुझे वो लोग यहाँ से, गुजरात से, अहमदाबाद से लेके चले गए कर्नाटक में। जबकि शादी करते वक्त मुझे यहाँ से, हमारे घर से हार्डली 4 या 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे घर है और शादी करके रहना है बताया था। और बहुत सारी बातें हैं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि उन लोगों ने क्या क्या बातें की। फ़िलहाल मेरी मम्मी की बात करते हैं। तो जब मैं वहाँ पे चली गई तो मेरे कॉन्टेक्ट सब कट करवा दिए थे। मेरी मम्मी तो नहीं, मैं किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती थी जब से उन लोगों की नज़र मुझ पे पड़ी थी। मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे कॉलेज के दोस्त, शादी में भी किसी को नहीं बुलाने दिया था। तो मेरी माँ को तो कैसे इंटरफेयर करने देते। और ये सब क्या चल रहा था हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी में, ये सब लोग क्या करना चाहते हैं, वो षड्यंत्र हम आज भी नहीं समझ सकते हैं। अभी भी मैं उनको समझने की और गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल अकेले कर दिया है। बस यही गेम था उनका। जब से उनकी नज़र मेरे पे पड़ी, हमारे सब रिश्तेदारों से रिश्ता कट करवा देना या तो फिर ऐसी बात बोल देना मेरे नाम से और मेरी मम्मी के नाम से कि सामने वाला ही रिश्ता तोड़ दे। तो बस वही सब उनकी गेम थी। अकेला आइसोलेट कर दिया, वहाँ यहाँ से कर्नाटक स्टेट में लेके गए जहाँ पे मैं जो बोल सकती थी, समझ सकती थी, जो पढ़ी थी मैं और पढ़ लेती या लिख लेती, वो भी ज़ीरो हो गया था क्योंकि जहाँ लेके गए थे वहाँ पे सिर्फ कन्नड़ा के अलावा कोई और लैंग्वेज ही कोई बोलता नहीं था और ना ही ये लोग बोलते थे मेरे साथ, ना मुझे बुलाते थे। तो मुझ पे वहाँ पे आसमान टूट पड़ा, पाँव नीचे से ज़मीन चली गई। पर छोटी थी तो मेरा ब्रेन वॉश वो लोग जैसे करते गए, मैं उनकी बातों में आती गई और कभी कुछ पूछ लेती तो मुझे जानवरों के जैसे मारना, पीटना, भूखा नंगा रखना। बस यही उनका वो गेम है जो आज भी चल रहा है। 2010 में आने के बाद मेरी मम्मी को जब मैंने देखा तो मैं पहचान भी नहीं पा रही थी। पर एक तरीके से ऐसा लगा कि भगवान ने कभी कभी कहीं ना कहीं मेरे साथ वो किया जो ज़रूरी था। मेरी मम्मी को देख के वो सारे दुख और दर्द जो थे वो सारे मैं भूल गई कुछ पल के लिए और सोचा कि अब जो होगा वो मुझे मंजूर होगा, जाना है या नहीं जाना है। पता था ये लोग कुछ आने वाले नहीं हैं। मेरे साथ बहुत बड़ा गेम हो गया है ज़िंदगी का। लेकिन मम्मी को मैं कभी वो बता नहीं पाई क्योंकि जब 5 साल तक मेरा चेहरा नहीं देखा, मेरी आवाज़ नहीं सुनी और मुझे कोई कांटेक्ट नहीं करने दिया इन लोगों ने, ना मेरी मम्मी को मेरा कांटेक्ट करने दिया, ना कोई वार त्योहार। 5 साल आप समझ सकते हो
कोई त्योहार होता है, कभी भी किसी ही तरह का कोई कांटेक्ट नहीं करने देते थे। अगर प्यार से बोलना होता तो बोल देते थे कि अभी नहीं, कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने करवाऊँगा, भेज दूँगा, ले जाऊँगा। ये ऐसी बातें करके बहलाते थे। और कभी भी पूछ लेती कि अब कब हुआ होगा तो बोल देते कि बाजू की गली में पड़ा है, बाजू की गली में है, तो अभी जाएंगे, चुपचाप बैठी रहो, तुम हमारी प्रॉपर्टी हो, हम क्या करेंगे, जो बोलेंगे हम वही तुमको करना पड़ेगा। ये कह के मुझे जानवरों के जैसे मारते पीटते। तो 1-1.5 महीने में तो मैं मुंह से चीख में भी माँ निकालना ऐसे डरती थी, क्योंकि मुझे जानवरों के जैसे पूरी पूरी रात पीटता था, जब तक वो खुद थक नहीं जाता, उसकी खुद की सांस ना फूलने लगे, वो लोग कंट्रोल में ना आ जाए कि कोई सुन लेगा तो उनकी घर की इज्जत, जो फेक इज्जत बनाई है, वो चली जाएगी। तो गाइस, बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और 2010 से आने के बाद भी उसने मुझे जो सेक्शन 9 की झूठी नोटिस भेजी थी, उसके बाद मैं ये लीगल प्रोसेस और वकीलों के दलदल में मुझे फंसा के रखा गया। वकील मुझे हर दूसरे दिन, हर रोज़ फ़ोन करते, हर दूसरे दिन अपने ऑफिस में बुला के 4-4, 5-5 घंटे बिठाते। एक ही बात को 50-50 बार मुझे बोलना पड़ता था। पूछते थे मेरे साथ, ये सब उनकी गेम और उनकी मस्तियाँ चल रही थी, और मुझे सिर्फ अंधेरे में रखने के लिए कभी कुछ लिख देते, कभी कुछ डाल देते, पर वो चीज़ें कोर्ट में आ जाके भी अटका के रखते, वहाँ पे दबा के रखते, कुछ चीज़ आगे बढ़ नहीं रही थी। ये मेरे साथ 6 साल से चला। मेरी मम्मी मुझे देख देख के ये दर्द में, क्योंकि मैं पूरी पूरी रात जागती थी, मैं सुबह निकल जाती थी, रेंट के रूम लिया था, मुझे कितनी बार वो रूम चेंज करना पड़ा क्योंकि कोई देता ही नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे रेलवे स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ी है। मुझे कोर्ट में मैं पूरा पूरा दिन बिना मतलब के बैठी रहती थी, क्योंकि मैं जाती तो जाती कहाँ, घर में रहती तो समाज वाले मेरी मम्मी को 1000 ताने मारते थे। मेरी मम्मी को मैं ज़िंदा रखना चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मेरे पीछे सब कुछ डाल दिया था। जब मैं वापस आई तो मुझे डिप्रेशन से निकालने के लिए 1.5 से 2 लाख का मम्मी ने ब्याज पे जो पैसे मिलते हैं थोड़े से वहाँ से लिए, थोड़े से अपने गहने बेच के मुझे ठीक कर रही थी। पर जब वकील बुला के मुझे टॉर्चर कर दे तो मेरी सिचुएशन कभी रिकवर होती ही नहीं। जब भी मैं जाती तो मैं और डैमेज होके आती, और तकलीफ में आती, और डिप्रेस्ड होके आती, और ताने सुन के आती। कभी कभी 10 बज जाते, कभी मैं घर का रास्ता भी भूल जाती थी, पूरी पूरी रात जागती थी। अगर हम एक बेड पे, कभी मैं मम्मी के घर पे उनके साथ सोई भी हूँ कि रात हो गई है तो मैं कहाँ जाऊँगी, तो मैं एक तरफ पीट करके मैं पूरी रात रोती और दूसरी तरफ पीट करके मेरी मम्मी पूरी रात रोती। अब दोनों ऐसे रोते थे कि जैसे वो मुझे देख लेंगे तो उनको तकलीफ होगी, और मेरी मम्मी सोचती थी कि मैं उनको रोता हुआ देखूंगी तो मुझे तकलीफ और ज़्यादा होगी। मैं खाना नहीं खाती थी, क्योंकि मैं जब वापस आई थी तो समाज में सब लोग मेरी मम्मी को सुनाते। घर में खाने का हमारा जो था ना, वो भी वकीलों को ने सब चूस लिया था, सब लूट लिया था। हम लोग भूखा रहते थे ये समझ के कि आज उपवास है, आज मंगलवार है, आज गुरुवार है, आज ये श्रावण महीना है तो 1 महीना नहीं खाएंगे। ये बात खुद को बोल बोल के, समझा के हम खुद को भूखा रखने के लिए जिंदा रखते थे। और भी बहुत कुछ चीज़ें झेलनी पड़ी इन प्रैक्टिकल, क्योंकि घर पे वो लोग नए नए लोगों को जैसे शादी के लिए बेचते थे, वैसे ही इसके बाद कोई ना कोई आके मेरी मम्मी को और मुझे टॉर्चर करने समाधान के नाम पे घुस जाते और लड़ाई झगड़ा करते। मतलब हमारी सोसाइटी में हंगामा होता रहता, होता ही रहता। हर हफ्ते कोई ना कोई, हर हफ्ते कोई ना कोई, 5 दिन नहीं हुए कोई आएगा, 10 दिन नहीं हुए कोई और आएगा, और सब हम पे ऐसे जैसे बात करते जैसे हम कुछ है ही नहीं। हमारे घर में बैठते, मेहमान नवाजी हम लोग करते, और हमको नीचा दिखा था, हमको गंदा दिखा था, मुझे चोर बोलते थे, मेरी मम्मी को बोलते थे कैसी लड़की है ये, है चोरी करके आई है। और वो मुझे कभी मंजूर नहीं था। मैंने बोला अगर मैं चोरी करके आई हूँ तो तुम कोर्ट में जाके बोल क्यों नहीं देते, यहाँ पे क्यों आ रहे हो, कोर्ट तो केस तो उसने खुद शुरू किया है, लिखा है क्या है, वो उसको बोलो कि कोर्ट में लिख दे जो चोरी करके आई है, जहाँ से चोरी करके आई, और तुमको पता है कि मैं चोरी करके यहाँ पे हूँ, तो फिर तुम जाओ, जो करना है वो लीगल प्रोसेस करो। तो फिर वो लोग गायब हो जाते। और ये सब बात मेरी मम्मी के लिए समझने में सब कुछ नया था। हमने ज़िंदगी में ये माहौल ना देखा, ना सुना, ना ऐसा कुछ किया जो आज भी उनका प्रोपोगंडा ही चल रहा है। ऐसे ऐसे में मेरी मम्मी को मैं खो बैठी। 2016 में मेरी मम्मी मतलब 14 में उनको बीपी होने लगा। उनको कोई तकलीफ नहीं थी हेल्थ की, उनको धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। 2-3 साल में उनका बीपी बढ़ गया, पैरालाइज्ड हो गए, फिर कोमा में चले गए। तो वो लास्ट 2-3 साल मतलब 13 से 16 तक ऑलमोस्ट मैं कुछ ना कुछ करके छोटा मोटा काम करके पैसे लाती, खाते पीते, लेकिन वो इनफ नहीं
नहीं होता था, क्योंकि 5 रुपए में 10 रुपए में जो चीज़ खाने को मिलती वो मैं इकट्ठी करके लाती। मम्मी बना के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए। ये सब हमको बिल्कुल ऐसे निहत्था कर दिया वकीलों ने, और बोलते थे कि कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे, जब लॉ ऑलरेडी सेटल्ड है, सब कुछ है। पर उन लोगों ने कभी भी कोर्ट में आके नहीं बोला, और मुझे रोज़ तंग करते थे। मेरी मम्मी वो सुनती थी, कभी कभी फ़ोन कर देती थी। मुझे सिर्फ एक फ़ोन भूखा रहना पड़ता था, पर फ़ोन खरीदना पड़ा था मुझे, क्योंकि वकीलों के फ़ोन कंटिन्यूस आते थे। मैं जहाँ जाती थी वो बोलते तुम कहाँ जा रहे हो, नंबर दे के जाना, यहाँ जा रहा हो तो मुझे उसका नंबर दे के जाना, तुम जिसके साथ बैठी हो मुझे उसका नंबर देते जाना। तो फिर जिसके नंबर होते थे उनको भी मेरे बारे में गलत मेरे वकील ही बोल देते थे। तो मेरे साथ रोज़ ये हंगामा होता था, रोज़ टॉर्चर, रोज़ परेशानी, रोज़ गलत नए एलिगेशन, रोज़ कैरेक्टर पे उंगली उठाना, मेरी मम्मी को बोलना मेरे खिलाफ। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो वो खुद कोर्ट में नहीं आते थे कोई भी, और यहाँ पे आके हंगामा करते, हमारे सोसाइटी में आके मेरी मम्मी के घर में ज़ोर से, वो भी जेंट्स आके दबाते मेरी मम्मी को कि तुम्हारी लड़की कोर्ट में नहीं आती है, पता नहीं कहाँ जाती है, क्या करती है, तुमने कभी ये नहीं किया वो नहीं किया। तो नेचुरली है कि आप कैसे सुन पाओगे, कैसे सुनोगे। तो ऐसे ग्रेजुअली मुझ में थोड़ी भी हिम्मत आई, मैं कभी भी नहीं मानती थी, और मैंने सबको आने से मना कर दिया। मैंने कोर्ट में भी जाके बोल दिया, मेरा वकील बोले या ना बोले, पर मैं गुस्सा हुई थी 1-2 बार, उसके बाद वो लोग बंद हुए। बट ऐसे हमको समाज से भी अलग कर दिया है कि जैसे हम समाज से बाहर रह रहे, ऐसे हम सालों से। मेरी मम्मी बीमार हुई, मुझे कोई हेल्प करने नहीं आया, कोई मेरी बात को नहीं सुनता, और मेरी मम्मी को कोमा हो गया, मैं उनको नहीं बचा पाई। अकेले मैं कितना कर लेती, मैं पैसे कमाने जाती या मैं उनका ख्याल रखती। आप समझ सकते हो कि इंसान जब पैरालाइज होता है या कोमा में होता है तो एक बंदा 24 घंटे उनके साथ चाहिए, उनको खिलाने के लिए, उनको पिलाने के लिए, उनके साथ फैमिली मेम्बर का रहना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी फीलिंग्स जो है उनको इमोशनली सपोर्ट देने के लिए। तो मेरी मम्मी खुद को इतना गिल्ट कराते थे कि मैं तुझे नहीं छुड़ा पा रही हूँ इन लोगों के चंगुलों से, मुझे माफ़ कर देना। और मैं ऐसे बोलती थी कि नहीं ऐसा मत बोलो, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ आपके लिए, सब कुछ उन्होंने मुझे जितना भी पढ़ाया था मुझे पता चलता था, लेकिन ये वकीलों ने मेरे ऊपर इतना मतलब मुझे दबा के रखा था, मुझे कंट्रोल करके रखा था, मुझे फंसा के रखा था, जो बात मुझे समझ भी नहीं आती थी कि ये लोग मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा। मुझे माइंड में वो ही बिठाया था कि ये कोर्ट की प्रोसीजर है, ये कोर्ट की प्रोसीजर है, तुम्हारा कोर्ट केस चल रहा है इसलिए तुमको आना पड़ेगा। तुमको ऐसे ब्लैकमेल करके मुझे रोज़ बुलाते थे, रोज़ मेरे 8-8 घंटे 6-6 घंटे तक मुझे मेरा ब्रेन वॉश करते, मुझे इंसल्ट करते, मुझे एक्सप्लॉइट करते। मेरे केस के बारे में रियल कोई बातें ही नहीं चलती, कोई XYZ बातें चलती, उनकी जैसे गंदगी, उनका नेचर, उनका लस्टिशियस मुझ पे निकालते, और मैं बैठे बैठे ऐसे सिकुड़ती जाती बस। तो उनका यही ध्येय था कि मुझे मार डाले। मैं तो डैमेज हुई और मेरी मम्मी को मैं नहीं बचा पाई। 2016 में मेरी मम्मी भी गुजर गए। अब आप बताइए कि मैं क्या कर पाती थी। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हो सके उतने मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं बहुत सालों के बाद हिम्मत कर रही हूँ। मैंने चैनल किसी और किसी और स्किल्स पे बनाया था, लेकिन मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा है। ये चैनल है के थ्रू मैं थोड़ा सा लर्न या अर्न कर सकती हूँ। अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके सपोर्ट से धीरे धीरे होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे आपका सपोर्ट दीजिए, गाइडेंस भी दीजिए, और हो सके उतनी मदद करिए। धन्यवाद।